नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहू के मौके पर असम दौरे पर रहेंगे। यहां पीएम 14,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। आपको बताते चले कि गुवाहाटी में वे एम्स और अन्य शहरों में 3 और मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी किया है। साथ ही गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली समारोह में भी शामिल होंगे। इसके बाद पीएम मोदी सूरजजाई स्टेडियम में बिहू के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ कार्यक्रम में 31 जिलों के 10,000 से अधिक कलाकार प्रस्तुति देंगे। आपको बताते चले कि इस प्रोग्राम के जरिए असम के लोक नृत्य बिहू को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पीएम ने इसकी जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि बिहू पर लोगों के बीच होना मेरे लिए खुशी की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार का बिहू का त्योहार बड़ा ही खास है क्योंकि 14 अप्रैल को असम में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। पीएम असम में आपके द्वारा आयुष्मान अभियान की शुरुआत भी करेंगे। आपको बताते चले कि साथ ही लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड बांटेंगे और इसके बाद राज्य के सभी जिलों में करीब 1.1 करोड़ PMJY कार्ड भी बांटे जाएंगे और इसके अलावा प्रधानमंत्री असम एडवांस हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट की आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में पीएम गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली समारोह में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इस दौरान पीएम असम कॉप मोबाइल का शुभारंभ भी करेंगे और यह ऐप असम पुलिस ने डिजाइन किया है जो क्राइम पर कंट्रोल करने और अपराधियों पर नजर रखने में मददगार होगा। वहीं पीएम ब्रह्मपुत्र नदी पर पलाशबाड़ी और सुआलकुची को जोड़ने के लिए भी बन रहे पुल का शिलान्यास भी करेंगे। तो आपको बताते चले कि असम दौरे पर हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर उन्होंने एम्स और कई परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण किया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इसके जरिए असम के लोक नृत्य बिहू को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने का प्रयास होगा और पीएम ने इसकी जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि बिहू पर लोगों के बीच होना मेरे लिए खुशी की बात है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस बार का बिहू का त्योहार बड़ा ही खास होने वाला है क्योंकि 14 अप्रैल को असम में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। साथ ही साथ पीएम असम में आपके द्वारा आयुष्मान अभियान की शुरुआत भी करेंगे। वहीं आपको बताते चले कि लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड बांटेंगे और इसके बाद राज्य के सभी जिलों में करीब 1.1 करोड़ PMJY कार्ड भी बांटे जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री असम एडवांस हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट की आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही साथ गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में पीएम गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली समारोह में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इस दौरान पीएम असम कॉप मोबाइल का शुभारंभ भी करेंगे। दरअसल ये ऐप असम पुलिस ने डिजाइन किया है जो क्राइम पर कंट्रोल करने और अपराधियों पर नजर रखने में मददगार होगा। पीएम मोदी ब्रह्मपुत्र नदी पर पलाशबाड़ी और सुलाकुची को जोड़ने के लिए बन रहे पुल का भी शिलान्यास करेंगे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मण संगप्पा सावदी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने हाल ही में बीजेपी से किनारा किया था। जानकारी के मुताबिक लक्ष्मण संगप्पा बेलगाम से बेंगलुरु रवाना होने वाले हैं और उसके लिए एक विमान भी बुक किया गया है। यह बुकिंग कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार के नाम पर की गई है। बेंगलुरु पहुंचकर वे कांग्रेस या जेडीएस में किसी एक साथ जा सकते हैं। हालांकि संभावना ये भी जताई जा रही है कि वे कांग्रेस का हाथ ही थामेंगे। इससे पहले लक्ष्मण सावदी ने 12 अप्रैल को अथानी निर्वाचन क्षेत्र से टिकट नहीं मिलने के बाद विधान परिषद सदस्य और बीजेपी के प्राथमिक सदस्य को इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि एक स्वाभिमानी राजनेता हूं मैं और मैं किसी के बहकावे में आकर काम नहीं कर रहा हूं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा कि हमने उन्हें सब कुछ दे दिया है। जब उनसे संपर्क करने की पूरी कोशिश की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।
तो आपको बताते चले कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। आपको बताते चले कि जानकारी के मुताबिक लक्ष्मण संगप्पा बेलगाम से बेंगलुरु रवाना होने वाले हैं और उनके लिए एक विमान भी बुक कर दिया गया है। ये बुकिंग कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के नाम पर की गई है। बेंगलुरु पहुंचकर वे कांग्रेस या जेडीएस में किसी एक का साथ जा सकते हैं। हालांकि संभावना दरअसल ये जताई जा रही है कि वे कांग्रेस का ही हाथ थामेंगे। इससे पहले लक्ष्मण सावदी ने 12 अप्रैल को अथानी निर्वाचन क्षेत्र से टिकट नहीं मिलने के बाद विधान परिषद सदस्य और बीजेपी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि मैं एक स्वाभिमानी राजनेता हूं, मैं किसी के बहकावे में आकर काम नहीं कर रहा हूं। इस पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि हमने उन्हें सब कुछ दे दिया है। जब उनसे संपर्क करने की पूरी कोशिश की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका है। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर पर अब सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब सपा सांसद संबल डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर किसी भी मसले का समाधान नहीं है। देश में जब कानून मौजूद है तो सजा भी कानून के हिसाब से ही दी जानी चाहिए, ना कि इस तरह से एनकाउंटर करके। तो आपको बताते चले कि माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर पर अब सियासत तेज हो गई है। सभी राजनीति पार्टियां बीजेपी और योगी सरकार पर सवाल उठा रही है। इसी के मद्देनजर अखिलेश यादव का भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरासर ये एक फेक एनकाउंटर है और वहीं पे टीएमसी की नेता ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। आपको बताते चले कि इसी के मद्देनजर असदुद्दीन ओवैसी के बाद अब सपा सांसद संबल डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर किसी भी मसले का समाधान नहीं है। देश में जब कानून मौजूद है तो सजा भी कानून के हिसाब से दी जानी चाहिए, ना कि इस तरह से एनकाउंटर करके। तो आपको बताते चले कि माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर पर अब सियासत तेज हो गई है। सभी राजनीति पार्टियां योगी सरकार को घेरते हुए नजर आ रही हैं और इसी के मद्देनजर अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के एक बाद अब सपा सांसद संबल डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर एनकाउंटर किसी भी मसले का समाधान नहीं हो सकता है, देश में जब कानून मौजूद है तो सजा भी कानून के हिसाब से दी जानी चाहिए, ना कि इस तरह से एनकाउंटर करके। तो बताते चले कि माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर पर अब सियासत तेज हो गई है। सभी राजनीति पार्टियां योगी सरकार को घेरते हुए नजर आ रही हैं। वहीं अखिलेश यादव का भी इस पे ट्वीट आया है। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी के भी उन्होंने बयान दिया है कि ये इस तरह से योगी सरकार कानून अपने हाथ में ले रही है। और वहीं पर आपको बताते चले कि सपा सांसद संबल डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाया है। जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रईस अलवी जुड़ चुके हैं। रईस, इस तरह का एनकाउंटर देखा जाए कि सारी राजनीति पार्टियां बीजेपी को कहीं ना कहीं योगी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा ज्योति जी, बिल्कुल आप सही है। लेकिन यही संबल के सांसद डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क ने असद के एनकाउंटर को लेकर सरकार को घेरा और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
उन्होंने बोला है कि देश में जब भी कानून मौजूद है तो फिर इनकाउंटर किस बात की इनकाउंटर क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि जब देश में अदालत बनाई गई है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बनाए गए हैं तो इनकाउंटर क्यों कराया जा रहा है, कानून अपने आप में क्यों नहीं आ रहा है। सरकार अपनी मनमानी का के साथ हमारे संवाददाता रईस अलवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस तरीके से सपा सांसद इनका बयान सामने आया है इस एनकाउंटर को लेकर कि ये कहीं ना कहीं इस तरीके से योगी सरकार कानून को अपने हाथ में ले रही है। जी देखिए, मैं ज्योति जी में आपको थोड़ा बताऊंगा कि अरशद अहमद के एनकाउंटर को लेकर सपा के सांसद डॉक्टर सतीश कुमार भरत ने बड़ा बयान किया है। उन्होंने सरकार को देखते हुए बोले कि देश में कानून मौजूद है तो इंटरनेट की नौबत क्यों। उन्होंने साफ कहा कि माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के शूटर गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर पर बचाव का सिलसिला तेजी पर चल रहा है। आखिर भी उनकी जी इसी को लेकर डॉक्टर सतीश कुमार भरत साहब ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान में जब अदालत है, कोर्ट है और जब लोकतंत्र है तो इनकाउंटर क्यों किया जाता है। जी उन्होंने कहा ये सारी अदालत सरकार बंद करा दे, सरकार अदालत करा दे और सरकार की मकसद है कि मुस्लिम को खत्म करना, मुस्लिम को खत्म करने की नौबत सरकार कर रही है और कई जगह इनकम करा रहे फर्जियां इस पर जो है पढ़ाई कर गई है और जांच के मांग की है। जी 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 रईस जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। कानून हमारे पास मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये कोई कानूनी फैसला नहीं है, ये तो जुल्म है। अगर वो मुजरिम है तो उन्हें जेल भेजना चाहिए था। कोर्ट से अदालत, अदालत में उनका केस चल रहे, चाहे वो फांसी लगती, चाहे वो कुछ भी उनके सजा होती, कुछ भी होता, तो उसका अदालत तय करे इन ऐसे मामला को। ये एनकाउंटर जो है मसले का हल नहीं है, ये तो मतलब ये कानूनी फैसला, ये कोई भी जुर्म करे, कोई किसी को का मर्डर करता है और कोई जुर्म करता है तो इसमें बहरहाल हमारे पास कानून है, कानून से फैसला कराइए, उसे फांसी लगेगी, क्या होगा तो किसी को कोई इतराज नहीं होगा। वही माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का एनकाउंटर पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वही एनकाउंटर से सियासत भी गरमाई हुई है। इसी बीच महाराष्ट्र में सांसद संजय राउत ने भी बड़ा बयान दिया है। उद्धव गुट के सांसद राउत ने कहा कि सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुंबई में हुए हैं और उस समय हमारे यहाँ उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी उपाधि दी गई थी, लेकिन लगभग सभी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जेल में हैं। वहीं मुंबई में कुछ लोग ऐसे एनकाउंटर के खिलाफ सबूत लेकर न्यायालय गए और फिर जांच के बाद बहुत से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को जेल भी हुई है। तो आपको बताते चले कि अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर को लेकर अब पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इस एनकाउंटर से सियासत भी गरमाई हुई है। इसी बीच महाराष्ट्र में सांसद संजय राउत का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। उद्धव गुट के सांसद राउत ने कहा कि सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुंबई में हुए हैं। उस समय हमारे यहाँ उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की उपाधि दी गई थी, लेकिन लगभग सभी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जेल गए हैं और मुंबई में कुछ लोग ऐसे एनकाउंटर खिलाफ सबूत लेकर न्यायालय गए और फिर जांच के बाद बहुत से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को जेल भी हुई है। ऐसी है, सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुंबई में हुए।
आपको पता होगा मुंबई के एनकाउंटर कुछ साल पहले जो चल रहा था, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एक उपाधि हमारे यहाँ देते थे। लगभग सभी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जेल में गए या आज भी जेल में हैं। ये समझना चाहिए, इस देश में कानून है, इस देश में न्यायपालिका है, इस देश में लोग सब कुछ देखते हैं। आतंकवादी हो तो उनका एनकाउंटर होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा माफिया है जिसको समाज को खतरा है तो इस प्रकार से एनकाउंटर होते रहते हैं। अगर लोगों ने कुछ सवाल खड़े किए हैं तो मुझे लगता है मुंबई में कुछ लोग ऐसे एनकाउंटर के खिलाफ कुछ सबूत लेकर न्यायालय में गए थे और न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है, उसमें इंक्वायरी कमीशन बिठाया था। बाद में लगभग सभी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जेल में गए या आज भी उसमें से बहुत से लोग जेल में हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ, ऐसी है। तो वहीं केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को कुछ दिनों पहले नुकसान पहुंचाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद अब महाराष्ट्र पुलिस ने मामले को लेकर एक नया खुलासा किया है। दरअसल पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति के दाऊद इब्राहिम गिरोह और प्रतिबंधित संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंध की बात सामने आई है। मामले की पहले जानकारी देते हुए पुलिस ने ये बताया था कि फोन करने वाले में खुद को जयेश पुजारी उर्फ जयेश कांत बताया था। उन्होंने कहा कि जयेश पुजारी पर पहले जनवरी में और फिर मार्च में धमकी भरे फोन करने का आरोप है। इसके अलावा जयेश पुजारी मर्डर के मामले में भी दोषी साबित हो चुका है। वहीं जयेश के खिलाफ शहर के धनतौली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम लगाया है और नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि जांच से पता चला है कि उसके दाऊद गिरोह पीएफआई और लश्कर से संबंधित है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि उसे कट्टरपंथी बनाया गया है। वह जेल में दाऊद गैंग के अन्य सदस्यों के साथ साजिश रच रहा था। दरअसल नितिन गडकरी के पास धमकी भरा फोन आया था, जिसमें शख्स ने उनसे 10 करोड़ रुपए की मांग की थी। साथ ही उनसे रुपए ना मिलने पर गडकरी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई थी। वहीं इस पर जानकारी के मुताबिक फोन गडकरी के जनसंपर्क कार्यालय में 3 बार किया गया था। इसमें 2 बार सुबह फोन आया था और 1 बार दोपहर को। इसके पहले जनवरी में भी खुद को पुजारी बताने वाले एक व्यक्ति ने गडकरी के कार्यालय में फोन किया था और उस समय आरोपी ने 100 करोड़ की नितिन गडकरी से मांग की थी। कोरोना की नई लहर के बाद से ही गौतम बुद्ध नगर में कोविड प्रोटोकॉल में लापरवाही भारी पड़ रही है। मास्क और सामाजिक दूरी के नियमों को लोग दरकिनार कर रहे हैं। यही कारण है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के आए उछाल ने गौतम बुद्ध नगर की स्थिति को चिंताजनक बना दिया है। जिले में लंबे अरसे के बाद कोरोना के संक्रमण के सर्वाधिक 114 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं स्वास्थ्य विभाग की जारी की गई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में किए गए 1727 लोगों के कोविड टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 114 नए कोरोना मरीज भी मिले हैं, जिसमें सक्रिय संक्रमित 396 पहुंच गई है। वहीं 69 मरीज इससे उभर चुके हैं, जबकि 15 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे सक्रिय मरीजों के मामले गौतम बुद्ध नगर प्रदेश में पहले स्थान पर है। और बताते चले कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखकर इसकी समीक्षा बैठक की और निर्देश दिए कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोविड-19 प्रोटोकॉल को पब्लिक एड्रेस सिस्टम से प्रचार किया जाए और जिससे लोगों को जागरूक किया जाए। वहीं अस्पतालों में मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया गया है, लेकिन नोएडा के सबसे बड़े कोविड-19 अस्पताल में चल रही कोविड-19 के जांच दौरान इन नियमों की धज्जियां उड़ती हुई साफ दिखाई दे रही है। ना तो लोग मास्क लगाया है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।